उसने गुस्से में चिल्लाया और सारी पोल खोल दी। पुतिन भी इसे मानते हैं। रूस के लिए सब खत्म हो गया। देश में अभी कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि कठोर आंकड़े हमें दिखाते हैं कि रूस अगले 100 साल तक उबर नहीं पाएगा। रूसी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। जो बहाने बनाए जा रहे हैं वे दयनीय हैं। सबसे खराब यह है कि यूक्रेन युद्ध का अंत भी रूस को उस आर्थिक खाई से नहीं बचा सकेगा जिसमें उसके नेता ने देश को डाला है। व्लादिमीर पुतिन ने वह बात उजागर कर दी जिसे क्रेमलिन सालों से छुपा रहा था, और उन्होंने यह बिल्कुल पुतिन के अंदाज में किया। पहले समस्या की ओर इशारा किया और फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे उनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक विकास दर 2 महीनों से गिर रही है। कुल मिलाकर जनवरी और फरवरी के बीच जीडीपी में 1.8% की गिरावट आई है। पुतिन ने इंटरफैक्स के अनुसार आर्थिक मुद्दों पर एक बैठक के दौरान यह घोषणा की। रूस के राष्ट्रपति ने आगे कहा, विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन में सामान्य रूप से, साथ ही निर्माण जैसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। आखिरकार पुतिन ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा शुरू की गई युद्ध का उनकी देश पर क्या असर पड़ रहा है। उन्होंने केवल 2026 के पहले 2 महीनों तक की बात ही मानी है। पुतिन ने इस पर चुप्पी साधी कि 2025 में रूस की जीडीपी सिर्फ 1% बढ़ी, जबकि पिछले 2 सालों में यह 4% से ज्यादा और 2024 में करीब 5% बढ़ी थी। छोटे कदम भी मायने रखते हैं, चाहे पुतिन कुछ बातें छोड़कर ही इसे स्वीकार कर रहे हों। आखिरकार जीडीपी में गिरावट उसी युद्ध अर्थव्यवस्था का नतीजा है जिसे पुतिन ने बनाया है, और हम कुछ ही मिनटों में समझाएंगे कि पुतिन के उस खास फैसले का रूस पर क्या क्या असर हो रहा है। सबसे पहले मुख्य आंकड़े। जनवरी और फरवरी के लिए पुतिन द्वारा बताए गए 1.8% की गिरावट का मतलब है कि रूसी जीडीपी इन महीनों में 2025 के इन्हीं महीनों की तुलना में 1.8% कम थी। उस साल की धीमी जीडीपी वृद्धि के बारे में जो हमने अभी आपको बताया उसे ध्यान में रखें और आप समझ जाएंगे कि ये रूस के लिए पहली नजर में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। रूस की जीडीपी गिर रही है और जल्द सुधार की संभावना नहीं है। यूक्रेन ने आज बताया कि रूस के केंद्रीय बैंक ने पहली तिमाही में 1.6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया। अरे ये प्रगति है ना? शायद नहीं। रूसी विज्ञान अकादमी के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में 1.5% की सालाना गिरावट आएगी। आंकड़ों में हेरफेर हो रहा है। आखिर रूस के केंद्रीय बैंक को पुतिन को खुश करने के लिए विकास का दावा करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? हम आपको उस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। पुतिन की टिप्पणियों पर लौटते हैं। क्या उन्होंने रूस की जीडीपी में गिरावट को ठीक करने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया? बिल्कुल नहीं। रूस के राष्ट्रपति ने तो ये तक स्वीकार नहीं किया कि शायद, सिर्फ शायद, रूस के अंदर आर्थिक स्थिति वैसी है जैसी है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा है और अब भी जारी है। मुझे आज वर्तमान आर्थिक स्थिति पर और यह कि समष्टि आर्थिक संकेतकों की चाल फिलहाल अपेक्षाओं से नीचे क्यों है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट सुनने की उम्मीद है। इसके अलावा सिर्फ विशेषज्ञों और विश्लेषकों की उम्मीदों से ही नहीं, बल्कि सरकार की अपनी भविष्यवाणियों और रूस के केंद्रीय बैंक की भविष्यवाणियों से भी कम है, पुतिन ने बैठक के दौरान घोषणा की। कोई सोच सकता है कि ये रिपोर्टें क्या कहेंगी? इसके लिए एक बहुत ही साहसी रूसी अर्थशास्त्री या शायद कोई स्विफ्टी चाहिए जो खुद को यह कहने से रोक न सके कि समस्या तुम हो पुतिन, यही तुम हो। पुतिन शायद अपने मतलब से ऐसा दिखा रहे हैं जैसे रूस की स्थिति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया है कि अब समय आ गया है कि रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी बातें बताई जाए। मुलाकात के दौरान बहानेबाजी खुलकर सामने आ गई जब पुतिन ने कहा कि उनके आसपास के विशेषज्ञों ने कैलेंडर को 2025 के पहले कुछ महीनों में रूस की अर्थव्यवस्था के भारी संकुचन के कारणों में से एक बताया है। पुतिन ने कहा, इस साल जनवरी में पिछले साल से 2 और फरवरी में 1 कम कामकाजी दिन थे। वो गलत नहीं, लेकिन सच में पुतिन 3 कामकाजी दिन खोना 1.8% जीडीपी गिरावट के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा है तो बाकी देश क्यों बढ़ रहे हैं? यूके, जिसकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं, ने जनवरी में 0.1% और फरवरी में 0.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की। ये आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, पर जापान, अमेरिका और G7 देशों के समूह ने 0.1 से 0.3% की वृद्धि दर्ज की है,
जो दुनिया के बाकी हिस्सों जैसा ही है। फिर भी रूस की अर्थव्यवस्था 1.8% गिरी है। क्या पुतिन ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी देशों के पास जादुई रूप से वे 3 अतिरिक्त कार्य दिवस थे जो रूस ने खो दिए? कैलेंडर को दोष देना एक कमजोर बहाना लगता है और ये निश्चित रूप से उन आंकड़ों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है जो अभी रूस से आ रहे हैं। पुतिन ने रूस की कम बेरोजगारी को भी सकारात्मक बताया। फिलहाल बेरोजगारी दर 2.1% है, जो दिखाता है कि हमारा श्रम बाजार बदल और लचीला हो रहा है। पुतिन ने बैठक में कहा कि प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार बढ़ रहे हैं। 2.1% की बेरोजगारी दर ऊपर से तो प्रभावशाली लगती है, लेकिन पुतिन के आंकड़ों में कुछ समस्याएं हैं, जिससे ये संख्या उतनी खास नहीं है जितना पुतिन कहते हैं। हमें नहीं पता यह आंकड़ा कितना सही है। 10 जनवरी को यूरेशिया रिव्यू ने अर्थशास्त्री वैलेंटिन कातासनो के दावे पर रिपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि 2.1% या जनवरी में 2.2% रूसी बेरोजगारी की असली तस्वीर नहीं दिखाते। यह प्रतिशत उन लोगों को शामिल नहीं करता जिन्होंने खुद को बेरोजगार नहीं पंजीकृत कराया। ये उन लोगों को भी नहीं गिनता जिन्हें औपचारिक रूप से तो नौकरी मिली हुई है, लेकिन उनके पास असली फुल टाइम काम नहीं है, क्योंकि उनके काम के घंटे घटा दिए गए हैं या उनकी कंपनियां उनके लिए पर्याप्त काम न होने के कारण उन्हें ठहराव की स्थिति में डाल रही है। कातासनो के अनुसार अगर इन बातों पर ध्यान दे तो रूस की बेरोजगारी दोगुनी हो सकती है। पुतिन उस विभाग में जो चमकदार तस्वीर दिखा रहे हैं वो असलियत से अलग है। रूस के नेता के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम पुतिन की 2.1% बेरोजगारी दर को सही मान लेते हैं। अगर ये सच भी है तो ये फिर से वही मामला है जिसमें पुतिन खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। पुतिन जिस बात को रूस की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में इस बात का संकेत है कि देश में श्रमिक संकट है। याद रखें, रूस वही देश है जिस पर यूक्रेन ने पुतिन के हमले के बाद 1.3 मिलियन से ज्यादा हताहत होने का दावा किया है। ये बड़ी संख्या खासकर पुरुषों की है जो रूस की कार्यशक्ति से अचानक गायब हुए हैं। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के अनुसार रूस पहले से ही गंभीर जनसांख्यिकीय और श्रम संकट झेलते हुए पुतिन के युद्ध में उतरा था। रूस के लिए इन समस्याओं को हल करने का सबसे आशावादी तरीका यह है कि हर साल 5,50,000 प्रवासियों को लाया जाए ताकि उसकी जनसंख्या घटने से रोकी जा सके, और यह तो युद्ध के कर्ज को ध्यान में रखने से पहले की बात है। 2024 में ही श्रम की कमी के संकेत साफ दिखने लगे थे। काउंसिल के अनुसार उसी साल सुपर जॉब ने बताया था कि 73% रूसी कंपनियों में कर्मचारियों की कमी थी। मॉस्को टाइम्स की 16 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार रूस के केंद्रीय बैंक की गवर्नर एल्विरा नाबुलिना चेतावनी दे रही है कि रूसी व्यवसायों को कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए वेतन बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि नौकरी बाजार में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। बढ़ा वेतन इन व्यवसायों की लागत बढ़ा रहा है, जिससे उपभोक्ता कीमतें अचानक बढ़ रही हैं। रूस में श्रमिकों की कमी अब मूल्य स्थिरता के लिए मुख्य खतरा है। शायद 2.1% बेरोजगारी उतनी अच्छी नहीं जितना पुतिन कहते हैं। असल में इसका मतलब यह है कि पुतिन को उस श्रमिकों की कमी की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है जो वर्षों से बनी हुई है। अगर कुछ हुआ है तो उन्होंने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया है जिसकी वजह से जब तक यह खत्म होगा रूस को लाखों संभावित श्रमिकों का नुकसान हो चुका होगा। रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी अच्छी बातें थी वो भी अब खत्म हो गई हैं, और पुतिन की बातों के बावजूद इनमें से कोई भी चीज खास तौर पर सकारात्मक नहीं दिख रही है। अब मामला गंभीर है। रूस की असली समस्या है कि उसकी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र तेजी से गिर रहे हैं और पुतिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको जल्दी से याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी एनालिसिस कभी मिस न करें। रूस के अंदर गंभीर आर्थिक समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि आपने यह पहले भी इसी चैनल पर सुना है। हम जो देख रहे हैं वो पुतिन के 4 साल के फैसलों का असर है, जिसने रूस को ऐसे वित्तीय संकट में डाल दिया है जिससे वह बाहर नहीं निकल पाएगा। हम व्यापार गतिविधि से शुरू करेंगे। यूक्रेन टुडे के अनुसार, जो मॉस्को टाइम्स की जानकारी साझा करता है, रूसी सेंट्रल बैंक के एंटरप्राइज मॉनिटरिंग ने खुलासा किया है कि रूस में व्यापार गतिविधि की वृद्धि घट रही है। बिजनेस क्लाइमेट इंडिकेटर BCI के अनुसार रूस का BCI जनवरी में 0.2 से घटकर फरवरी में -0.1 हो गया, जहां 0 से ऊपर वृद्धि और नीचे गिरावट दर्शाता है। सबसे अच्छा कहे तो हम इसे स्थिर कह सकते हैं,
और इसके बाद स्थिति और भी खराब होती जाती है। केंद्रीय बैंक ने 2026 की पहली तिमाही में रूस के अधिकांश उद्योगों में व्यापारिक आय में तेज गिरावट बताई, जो हर महीने और खराब हो रही हैं। यूक्रेन की नई आवाज के पास और भी आंकड़े हैं जो रूस की उद्योग से जुड़ी समस्याओं के पैमाने को उजागर करते हैं। निर्माण क्षेत्र, जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ने जनवरी में साल दर साल 16% उत्पादन गिर गया। फरवरी में इसमें और 14% की गिरावट आई, जो संभवतः 2025 की चौथी तिमाही में स्थिर पूंजी में निवेश में 5.3% की कमी के कारण है। रूस में विनिर्माण उत्पादन 2026 के पहले 2 महीनों में साल दर साल 2.9% गिर गए। फरवरी में रूस के वाणिज्यिक परिवहन का माल ढुलाई कारोबार अचानक गिरकर 430.3 अरब टन किलोमीटर पर आ गया, जो 2020 के बाद से सबसे कम है, जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी। रूस में खुदरा व्यापार भी ठहरा हुआ है और वेतन वृद्धि भी धीमी हो गई है। फरवरी में यह 8% थी, जबकि पूरे 2025 में यह 13.5% थी। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि रूस के व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों को पहले ही मजदूरों की कमी थी, अब तेजी से भारी घाटा उठा रहे हैं, जिससे वे पहले जैसी ऊंची तनख्वाह नहीं दे सकते। यूनाइटेड 24 मीडिया ने 30 मार्च को बताया कि रूस में कई फैक्ट्रियां अब 3 दिन के वर्क वीक पर जा रही है, जिससे हताशा भरे कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से एक आइस कार्टेक्स माइनिंग एक्सकावेटर प्लांट है, जिसने 38% कर्मचारियों के घंटे कम कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेनिनग्राद में 8 कंपनियों ने उत्पादन बंद किया है और 16 अन्य ने कामकाजी समय घटाया है। रूसी ऑटो सेक्टर भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। रूस के 2 सबसे बड़े वाहन निर्माता अवतवाज और कामाज को क्रमशः उत्पादन रोकना और काम के घंटे घटाने पड़े हैं। कामाज अब फिर 4 दिन का कार्य सप्ताह अपना रहा है, जैसा 2025 की गर्मियों में रूसी वाहनों की बिक्री गिरने पर किया था। नवंबर में रूसी टैंक निर्माता उराल व गोंजावोद ने छटनी कर कुछ इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम कर दी थी। ये स्वस्थ व्यवसाय के कदम नहीं हैं। ये वे कदम हैं जो व्यवसाय तब उठाते हैं जब उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑर्डर नहीं मिल रहे होते हैं और वे अनिवार्य पतन की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये व्यावसायिक समस्याएं रूस के संघीय बजट को प्रभावित कर रही हैं। रूस ने अपनी गैर तेल और गैस कंपनियों पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिए हैं। मूल्य वर्धित कर बढ़ा दिया गया है। साथ ही उत्पाद शुल्क और कई अन्य टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं। इन सब के बावजूद रूस अपनी गैर ऊर्जा संबंधित कंपनियों से 2026 की पहली तिमाही में केवल लगभग 7% अधिक राजस्व ही जुटा सका, और ये तब हुआ जब रूसी संघीय बजट के खर्चों में 17% की बढ़ोतरी हो गई। नतीजा 4.58 ट्रिलियन रूबल या 60 अरब डॉलर का बजट घाटा, ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ने पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रहा है। हमने अभी तेल और गैस का जिक्र किया था। ऊर्जा रूस की अर्थव्यवस्था का आधार है। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज का कहना है कि रूस की तेल और गैस कंपनियों द्वारा उत्पन्न राजस्व पर कर आमतौर पर संघीय बजट राजस्व का 30 से 50% बनाता है और पूरी ऊर्जा उद्योग रूस की जीडीपी का 20% हिस्सा है। इन प्रतिशतों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक मजबूत ऊर्जा क्षेत्र आमतौर पर रूस के भीतर अच्छे आर्थिक हालात का संकेत देता है, लेकिन कमजोर ऊर्जा क्षेत्र होना सचमुच एक समस्या है। और यह एक और समस्या है जिसकी रिपोर्ट खुद रूस कर रहा है। 8 अप्रैल की एक प्रेस विज्ञप्ति में रूस के वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2026 की पहली तिमाही में संघीय बजट की आय 2025 की इसी अवधि की तुलना में 8.2% कम थी। गैर ऊर्जा व्यवसायों पर कर लगाने से हुई 7.1% की वृद्धि तेल और गैस से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थी, जिनसे प्राप्त राजस्व 2025 की तुलना में 45.4% कम था। कम तेल कीमतों के कारण रूस ने ऊर्जा घाटे के चलते 1 जुलाई तक सोने और विदेशी मुद्रा लेन देन निलंबित कर दिए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजे रूस की उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किया तो ईरानी शासन ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध कर दिया। तब से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है
और वह इस महत्वपूर्ण जल मार्ग से यातायात को फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। समस्या यह है कि हर साल दुनिया के करीब 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरती है। नाकाबंदी का मतलब है कि तेल और गैस का प्रवाह बंद हो जाता है और इसका नतीजा यह हुआ है कि पूरी दुनिया में कीमतों में भारी उछाल आया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ज्यादातर समय तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास बनी रही है और रूस इस तथ्य का फायदा उठाने में सक्षम रहा है। रूस ने छूट पर बेचते हुए भी उसके शैडो फ्लीट द्वारा ढोए गए हर बैरल से ज्यादा कमाई की, क्योंकि खाड़ी से कम तेल आ रहा है। 9 अप्रैल को रॉयटर्स ने बताया कि रूस को अप्रैल में अपने मुख्य तेल कर से $9 अरब तक दोगुना राजस्व मिल सकता है, जिसका कारण मध्य पूर्व की स्थिति है। ये रूस के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर अमेरिका और ईरान किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचते हैं जिससे होर्मुज फिर से खुल जाए, तो तेल की कीमतें गिर जाएंगी और रूस फिर उसी स्थिति में आ जाएगा जहां प्रतिबंध और यूक्रेन द्वारा उसके तेल ठिकानों पर हमले उसके तेल और गैस से होने वाली आमदनी को कम कर देंगे। आर्थिक समस्याएं बढ़ने पर रूस के लिए सबसे अच्छा होगा कि उसे कुछ अल्पकालिक बढ़ावा मिले, जो उसके सीधे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हो। जैसे ही वे परिस्थितियां सुलझ जाती है, रूस फिर से मुश्किलों में आ जाता है। CMASF, एक रूसी थिंक टैंक, कहता है कि तेल की स्थिति बस गहरे घाव पर अस्थायी पट्टी जैसी है। उसने यूरोल्स क्रूड के निर्यात मूल्य के अपने अनुमान को बढ़ाकर $81.6 प्रति बैरल लगाया। फिर भी 2026 में रूस की आर्थिक वृद्धि सिर्फ 0.5% बढ़ेगी और कुल वृद्धि 1.3% से ज्यादा नहीं होगी। और यह रूस के लिए एक आशावादी परिदृश्य है, क्योंकि अभी के सभी संकेत यही दिखा रहे हैं कि 2026 वह साल होगा जब रूस मंदी में प्रवेश करेगा। पुतिन समाधान चाहते हैं, लेकिन जब समस्या की जड़ वही है तो इसका लाभ नहीं है। रूस के अंदर ब्याज दरें अभी भी ऊंची बनी हुई है और केंद्रीय बैंक का कहना है कि वो इन्हें जल्द ही किसी भी महत्वपूर्ण स्तर तक कम नहीं करने वाला है। रूस के कारोबारों में 2025 में निवेश 2.3% घटा और आर्थिक विकास मंत्रालय को 2026 में भी गिरावट की आशंका है। रूस की कंपनियों में जो भी निवेश हो रहा है वह सिर्फ उन्हीं कंपनियों की ओर से आ रहा है। अब सोचिए क्या होता है जब वे व्यवसाय मुनाफा नहीं कमा रहे होते। वे कम निवेश करते हैं, जिसका मतलब है कि वे आगे नहीं बढ़ते और इसका नतीजा है कि रूसी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रूस को अब भी राहत या आर्थिक सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। पुतिन ने जो कुछ भी बनाया है वह समस्याओं का पहाड़ है, जिसने रूस को एक घातक गिरावट के चक्र में डाल दिया है। रूस के पास चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है कि वह यूक्रेन युद्ध खत्म करे, जो पुतिन नहीं करेंगे। लेकिन अब उससे भी रूस के बचने की संभावना नहीं है। मॉस्को टाइम्स के एक राय लेख में वासिली बुरो, एस्टांटो लैब कंसल्टिंग निदेशक, और आंद्रेई याकोवलेव, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेविस सेंटर एसोसिएट रिसर्चर, ने लिखा कि रूस की आर्थिक समस्याएं पुतिन के आक्रमण से पहले शुरू हो गई थी। रूस ने 2022 से पहले ही जन कल्याण पर सैन्य खर्च को तरजीह दी थी, क्योंकि पुतिन ने कई सालों तक रूस की ताकत और संसाधनों को क्षेत्रीय नेताओं, क्रेमलिन के करीबी और बड़े व्यवसायों में केंद्रित किया। इसका मतलब है कि छोटे लोगों के लिए लड़ने के लिए पहले ही ज्यादा कुछ नहीं बचा था, यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भी, और अब तो और भी कम बचा है। रूस ने सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में कम निवेश किया है। रूस के अंदर ही एक युद्ध चल रहा है, क्योंकि रूस की संपत्ति का केंद्रीकरण मास्को के बाहर के क्षेत्रों में गरीबी का कारण बनता है, जिसे बुरो याकोवलेव कहते हैं कि अब यह एक जानबूझकर लिया गया फैसला है, क्योंकि इससे पुतिन को अपनी सेना के लिए भर्ती का एक बड़ा स्रोत मिलता है। असल में असमानताएं जो पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सामने आई, वर्षों से है और बढ़ती गई है। ये युद्ध खत्म होने से नहीं जाएंगी। यही पुतिन की व्यवस्था है। सारी संपत्ति ऊपर इकट्ठा करो और बाकी रूस को जलने के लिए छोड़ दो। रूसी राज्य पर उद्यमियों का भरोसा पहले ही खत्म हो चुका है। उल्टा यूक्रेन युद्ध का अंत सिर्फ उसी यथास्थिति को और मजबूत करेगा जो पुतिन ने बनाई है। जो तानाशाह सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा है और देश चल रहा है, वही अपनी बनाई आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। रूस के लिए अब कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ लगातार गिरती आर्थिक स्थिति है। यहाँ तक कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो जाए तो भी वे सारी समस्याएं बनी रहेंगी जिन्हें हमने उजागर किया है।
जब तक पुतिन और उनके साथी अमीर हो रहे हैं, उनके पास देश के बाकी लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की वजह नहीं है। तो पुतिन ने जो अंतिम समाधान अर्थशास्त्रियों से मांगा है, वे कभी नहीं बताएंगे। असली हल है पुतिन को हटाना। ऐसा नहीं होगा और इसका मतलब है कि रूस तब तक सुधार के कोई संकेत भी नहीं दिखा पाएगा जब तक पुतिन की मृत्यु नहीं हो जाती। इन सब को लेकर क्रेमलिन के अंदर काफी घबराहट है और यूक्रेन में मोर्चे पर रूस की बुरी तरह नाकामी को लेकर भी काफी घबराहट है। पुतिन के अलग थलग होते जाने से यूक्रेन की रणनीति रूस की सेना की कमजोरियां उजागर कर रही है, जिससे क्रेमलिन में कुछ लोग खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। इस बारे में और जानने के लिए हमारा वीडियो देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पुतिन के युद्ध और रूस पर उसके प्रभाव की हमारी कवरेज से जुड़े रहें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।